हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़रा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो आज से रिज्यूम करते हैं क्लासेस को। आज वेक्टर्स चैप्टर का माइंड मैप मैं आपको करवाने वाली हूँ। 24 मिनट में कंप्लीट वेक्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे यार। ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं आपको हर संडे के संडे देती थी, बट अब नेक्स्ट अपकमिंग 4 to 5 डेज बेटा हम लगातार इन माइंड मैप सेशंस को करने वाले हैं, ताकि आपकी कुछ रिवीजन भी हो जाए एंड मंडे से आपके लिए कुछ बहुत ही नया और धमाकेदार हम लेकर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज बहुत देर बाद मैम आपके लिए कोई सेशन लेकर आई है, तो थोड़ा सा प्यार तो शो करना बनता है। तो वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है, चाहे जेईई एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो, अगर फिजिक्स की नैया को पार करना है तो वेक्टर्स जरूर अच्छे से आना चाहिए। तो बेटा वेक्टर्स पर कमांड कसने आज हमारी फिजिक्स को और आर्मी जो है वो तैयार है कि नहीं, ये चैट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं कि छठ पूजा के अवसर पर बेटा हमारे जितने भी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स, सब पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, अभी राइट टाइम चल रहा है। इससे ज्यादा बड़ी सेल कभी भी नहीं आएगी। और यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बेटा लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर वेक्टर्स। सबसे पहला टॉपिक, पहला यार सबसे समझ तो लेना कि वेक्टर होता क्या है। अब देखो, जब हम 9th 10th में थे ना, तब तक हमें ये इस क्वांटिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। 10वीं कक्षा में एक जो ब्लू बॉक्सेस टाइप होते हैं ना, उसमें जरा सा इसका जिक्र किया गया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। बट आज की डेट में आई एम होपिंग कि आपको, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उनको इतना तो पता होगा कि वेक्टर का एक हेड होता है, वेक्टर की एक पूंछ होती है, एंड वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि अगर हम फोर्स की बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास, हमारे पास उनको डिस्क्राइब करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड तो रिक्वायर्ड है ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास ना कुछ वेक्टर एडिशन के रूल्स आते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता था, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता था, राइट। अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिवली विद टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बेटा जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो आपको उन दोनों वेक्टर्स का सम यानी कि एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब बेटा जी यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, हम उनको रिजोल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट होता था, वाई कंपोनेंट होता था, फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट सिंपल अगर मैं बोलूं तुम्हें कि ये एंगल अगर थीटा है, तो बेटा थीटा को लगने वाली साइड कौन सा कंपोनेंट होती है? कॉस कंपोनेंट होती है। तो बी को अगर आप रिजोल्व करते हो तो बेटा ये साइड आपके पास बी कॉस थीटा के बराबर बन जाती है और परपेंडिकुलर साइड बी साइन थीटा के बराबर बन जाती है। तो इस कंप्लीट ट्राइंगल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा निकालना है यानी कि tan ऑफ अल्फा निकालना है, तो बेटा tan ऑफ अल्फा क्या होता है? बोलो। सिंपल tan अगर आपको याद हो तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। अब इस कंप्लीट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो बी साइन थीटा है, बेस में बेटा क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। सो यहां से आपके पास बेसिकली डायरेक्शन निकल के आती है रिजल्टेंट की, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैम एंगल हमने ये वाला क्यों नहीं लिया बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब भी आप वेक्टर्स के बीच का एंगल देख रहे होते हैं तो पूंछ से पूंछ का एंगल देखना होता है, यानी कि टेल टू टेल एंगल देखते हैं। अगर मैं इसी वेक्टर को आगे ले जाऊं तो बेटा इस ए वेक्टर की टेल यहां पे आ जाएगी, तो दोनों की टेल्स के बीच का एंगल यहां पर थीटा है जो हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ। बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अगर हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है बेटा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करें, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हिच आर डायरेक्टेड
अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। आप देख सकते हैं ये दोनों वेक्टर्स बेटा डायरेक्ट अवे हो रहे हैं फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट दैट इज ए। तो आपके पास जो रिजल्टेंट है यानी कि सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स है वो कैसे दिया जाता है बेटा, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट, यानी कि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास आर वेक्टर। आर का फॉर्मूला सेम रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब बेटा अगर हम अल्फा एंगल की बात करें तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, दैट इज अल्फा। रिजल्टेंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बी वेक्टर के साथ, दैट इज बीटा। अगर बेटा आपको tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा निकालना है, tan ऑफ अल्फा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया था। सिमिलर वे में बेटा आप tan ऑफ अल्फा यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने सिंपली क्या करना है बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। लेट्स सपोज आपने यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब बेटा आपको एक चीज पता है, जैसे ये बी वेक्टर है तो ये साइड भी तो ट्रायंगल की, आई एम सॉरी, ये साइड भी पैरेललोग्राम की क्या बन जाएगी बेटा, बी वेक्टर के बराबर बन जाएगी। बोलो, बी वेक्टर के बराबर बन जाएगी। तो सिमिलर वे में बेटा इतनी साइड हो जाएगी बी कॉस थीटा और ये साइड हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूं, बट अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज आपको पता है, आप सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं। सो बेटा अगर आप यहां पर tan ऑफ अल्फा लिखेंगे तो इट विल बी b साइन ऑफ थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज a का मैग्नीट्यूड प्लस b cos थीटा। अब बेटा अगर आपको tan ऑफ अल्फा की जगह tan ऑफ बीटा निकालना आए तो tan ऑफ बीटा इज बेसिकली वेयर बीटा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, b वेक्टर। बेटा कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली यहां पर इसी फॉर्मूला में ए और बी की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब बी की जगह क्या आ जाएगा ए और ए की जगह क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। आई एम होपिंग कि ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है एक बार रेड हार्ट्स के साथ। एंड अगर जिस बच्चे ने, जिस कंजूसड़ पार्टी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, आई होप आपने ये मिस किया होगा डायलॉग मैम का, तो जिस कंजूसड़ पार्टी ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द सेशन एंड थोड़े से रेड हार्ट्स जरूर से बनाते रहिएगा ताकि एक मोटिवेशन बना रहे। अगले अगर हम चलें बेटा आगे, अगर हम बोलें कि दोनों वेक्टर्स ए एंड बी क्या है, बराबर हैं, इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल, देन बेटा आपके पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 2a cos ऑफ थीटा बटा 2। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा, इसी थीटा बटा 2 के इक्वल, यानी कि यहां पर अल्फा की वैल्यू भी थीटा बटा 2 के इक्वल आ जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, बेटा जब दो वेक्टर्स एक साथ चल रहे हैं, यानी कि हम दोनों की सिंपल क्या कर दें, एडिशन कर दें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम। रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है बेटा, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू इस केस में क्या होती है, 180 डिग्री होती है। सो यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब चलेंगे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ। एडिशन हमने पढ़ लिया, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन कुछ अलग टॉपिक नहीं है, एडिशन से मिलता जुलता टॉपिक ही है, बस इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज यहां पर मुझे ना ए वेक्टर और बी वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी है। बेटा वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन सिंबलाइज करता है कि हमने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया है। बेटा अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रखी है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में दे रखा है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में दे रखा है, बेटा अगर मैं बी वेक्टर को रिवर्स कर देती हूं तो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर बन जाएगा। बोलो, अगर मैं इसी बी वेक्टर को क्या कर देती हूं, रिवर्स कर देती हूं तो ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। तो इस टाइम पर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में बेटा एंगल कितना है, थीटा है। तो सिमिलर वे से सारे फॉर्मूलाज आएंगे, बस चेंजेस देखना कहां पर आएंगी। बेटा यहां पर रिजल्टेंट के फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फर्दर बेटा tan अल्फा के फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और अगर ए और बी वेक्टर बराबर हैं तो यहां पर रिजल्टेंट में ध्यान से देखिएगा 2a साइन ऑफ थीटा बटा 2 होगा। बेटा जब एडिशन था तो क्या था, बोलो जब एडिशन था तो क्या था, 2a cos ऑफ थीटा बटा 2 था। जब सब्ट्रैक्शन होता है तो cos की जगह क्या आ जाता है बेटा जी, साइन आ जाता है। cos की जगह क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। बेटा अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर केस हम पॉलीगन लॉ लगाते हैं। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में
अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते जाते हैं बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन द ऑपोजिट मैनर। यानी कि आप देख सकते हैं इसका हेड अगले का टेल, इसका हेड अगले का टेल, लाइक सो ऑन। ए बी सी आपके 3 वेक्टर्स है, इनका रिजल्टेंट बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यूजुअली अगर हम चल रहे हैं सेम ऑर्डर में तो आपके पास रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, बट नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपको हमेशा याद होना चाहिए दैट रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पॉलीगन लॉ। देन नेक्स्ट कम्स इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ 3D वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ 3D वेक्टर, बेटा अगर लेट सपोज हमारे पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है ax i कैप प्लस a by j कैप प्लस az k कैप, यानी कि x y z कंपोनेंट आपके पास गिवन है। अब वेक्टर्स के चैप्टर में आई होप आपको ये चीज पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, वो कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस की साइड बेटा रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की साइड पे रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस की साइड रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होता है के कैप। तो आपको ये चीज पता है, ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू गिवन है। बेटा यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो एल एम एन है वो है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए। बेटा डायरेक्शन कोसाइंस का एक सिंपल रूल है, अगर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं, डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं, तो बेटा जी ये वैल्यू 1 के बराबर निकल के आती है। और वहीं पर अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा करती हूं तो वो वैल्यू 2 के बराबर निकल के आती है। अब टेंशन की बात ये है कि मैम अल्फा बीटा गामा ही नहीं पता, तो हम ये वैल्यू याद करके क्या करें? तो बेटा अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अगर हम किसी वेक्टर को 3D में इमेजिन करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं हम 3D में, तो आपका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर कितना बनाता है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बनाता है बीटा, जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा। तो बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू होती है ए एक्स बटा ए। एक्स वाली साइड कितना कंपोनेंट है? ए एक्स। टोटल मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा? ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। कॉस ऑफ बीटा होगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए, एंड कॉस ऑफ गामा होगा ए जेड डिवाइडेड बाय ए। अब फर्दर बेटा ए इज बेसिकली नथिंग एल्स बट द मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली, और मैग्नीट्यूड आपको पता है किसी भी वेक्टर का हम कैसे निकालते हैं जिसका आई जे के कैप कंपोनेंट्स दिया होता है? फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर रूट। बेटा यही वैल्यू कॉस ऑफ अल्फा ही एक्चुअली क्या है? एल के बराबर है। तो ये एल एम एंड एन आई एम होपिंग आपको समझ में आ चुके हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब यहां पर ए वेक्टर दिया हुआ है इसलिए हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन। अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन यानी कि 2 डायमेंशनल की अगर हम बात कर रहे हैं, आपके पास कोई वेक्टर गिवन है आर वेक्टर, उसको आपने लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बेटा अब यहां पे फर्दर आप आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स कंसिडर कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा अगर ये एंगल थीटा है जो कि आर वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो बेटा जी आपके पास ये साइड क्या हो जाएगी? बोलो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा आर वेक्टर का? आर कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो बेटा जी x की वैल्यू आप क्या लिख पाएंगे यहीं पर? बोलो r cos थीटा। और y की वैल्यू आप क्या लिख पाएंगे? r sin थीटा। बेटा r को कॉमन निकाल लो बाहर, तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी? r वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। दिस इज बेसिकली द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन xy प्लेन। फर्दर आगे चलिए बेटा, अब हम एडिशन समझ ली, अब हम सब्ट्रैक्शन समझ ली, अब बारी है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को सीखने की। बेटा अगर हम 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक
वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपके पास बेटा क्या रिजल्ट आता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना चाहते हैं तो बेटा यहां से आप cos ऑफ थीटा को अगर एक साइड रखेंगे, a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab कर देंगे, साथ में cos इनवर्स कर देंगे, तो आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आएगी। बेटा वर्क डन इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वर्क निकल के आता है, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है टू रिप्रेजेंट द वर्क। अब ए और बी वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं इन दिस फॉर्म, आपको बोला जाए कि आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो हमेशा बेटा आपको क्या करना है, आई के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, प्लस जे के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, प्लस के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, और तीनों को ऐड कर देना है। बेटा यहां पर cos ऑफ थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में, एंड cos ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0। सो हमेशा याद रखना यूनिट वेक्टर्स में i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, यानी कि जब भी नॉन सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बेटा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसीलिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 निकल के आता है। इसीलिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i और i कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, j और j को, एंड k को। ठीक है, यहां पे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू 1 होती है, बाकी सबकी वैल्यू बेटा 0 के बराबर निकल के आती है। वहीं पर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि अगर आप a क्रॉस b कर रहे हो तो आपके पास ए बी साइन थीटा n का कैप आ रहा है, वेयर n कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शनल पार्ट। ठीक है, n कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे n कैप जो है बेटा वो एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b वेक्टर का प्लेन, यानी कि a क्रॉस b, a और b वेक्टर्स जिस प्लेन में है उसकी परपेंडिकुलर बेटा डायरेक्शन आती है कौन से वेक्टर की, n कैप की, जो कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मिला है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है, यानी कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को रिवर्स करते हैं तो बेटा वो बराबर नहीं होता, नेगेटिव का साइन साथ में आता है, बिकॉज यहां पर डायरेक्शन का खेल है। अब अगर आप सिंपली बेटा ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं या सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, आई जे के लिखते हैं बेटा। अब अगर आप दो वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उसका आपने क्या लेना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। लेट्स सपोज हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर ये कंसिडर किया और इसका हमने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो बेटा आई के नीचे आई वाला पार्ट लिख दीजिए, जे वाले के नीचे जे वाला पार्ट लिख दीजिए, और के वाले के नीचे के वाला पार्ट लिख दीजिए। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ए क्रॉस बी हो रहा है तो ए वाले ऊपर आएंगे और बी वाले नीचे आएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, बेटा अगर आपको आई के कंपोनेंट्स लिखने हैं तो आपको आई के ऊपर हाथ रख लेना है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ए वाई को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई। ठीक है, लाइक दिस। फिर जे हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बेटा जे फॉर जुगाड़ी होता है, एंड जो जुगाड़ी इंसान है ना वो कुछ ना कुछ पंगे करता ही है। ठीक है, सो जे के साथ हमेशा एक नेगेटिव का साइन साथ में आएगा अगर आप वही क्रॉस प्रोडक्ट का पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं जो आप आई और के कंपोनेंट्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव का साइन साथ में बाहर निकाल दीजिएगा। फिर बेटा जे के कंपोनेंट्स लिखना है तो जे पर हाथ रखिए। ठीक है, देन अगेन ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स इंटू ए जेड। ठीक है, लाइक सिमिलरली के कैप के अगर कंपोनेंट्स लिखने हैं तो के कैप के ऊपर हाथ रख लीजिए बेटा कंपोनेंट्स के ऊपर, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स इंटू ए वाई। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम क्या हमेशा यहाँ पे बीच में माइनस आता है, द आंसर इज यस। ठीक है, हमेशा बीच में माइनस आता है। अब बेटा आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना उसमें अगर आप ध्यान से देखें आ रहा है साइन ऑफ थीटा, और बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, शाबाश, साइन 0 होता है 0। यानी कि अगर आप आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जे का जे के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, के का के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो बेटा आंसर 0 आएगा। यहां पर आई जे के का पैटर्न चलता है, यानी कि अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं और आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ध्यान से देखिएगा, अगर आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो बेटा आई
क्रॉस जे करोगे के आएगा, साथ में पॉजिटिव का साइन आएगा अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। अगर आपने जे क्रॉस के किया तो आई आएगा, साथ में पॉजिटिव साइन आएगा अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। बट अगर आप उल्टा चलने लगे यानी कि आई क्रॉस के कर रहे हैं यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर में आएगा बेटा जी माइनस ऑफ जे कैप। एक और बता देती हूं, अगर आप के क्रॉस जे कर रहे हैं तो बेटा आपके पास माइनस ऑफ आई कैप आएगा क्योंकि आप कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एक नेगेटिव का साइन, क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव का साइन रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट आगे आ जाइए बेटा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। फर्दर अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर्स करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने डिफरेंशिएशन करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, बेटा फॉर्मूला कैसे खुलता है, ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसका डॉट लीजिए बी के साथ, प्लस ए वेक्टर डॉट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द बी वेक्टर। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्रॉस ऑफ बी प्लस ए बेटा बाहर आ जाएगा क्रॉस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ B. So this is all about differentiation of vectors. Next is displacement vector, जो बहुत काम की चीज है, बहुत बार बेटा इसका यूज आपको पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम displacement vector की बात करें, let's suppose आपके पास कोई पार्टिकल था, वो A से B पॉइंट पर पहुंच चुका है। ठीक है, उसने R वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो फेस करी है। बेटा आपको इस R की वैल्यू निकालनी है। आपके पास A और B के जो XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं वो नोन है, तो बेटा आप R वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, X के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए, x2 माइनस x1, साथ में आएगा i का कैप। फिर y के कंपोनेंट्स को माइनस कीजिए, y2 माइनस y1, साथ में आएगा j का कैप। फिर z के कंपोनेंट्स को माइनस कीजिए, दैट इज z2 माइनस ऑफ z1, फिर साथ में आ जाएगा बेटा जी k का कैप। सो दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेटा अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन चीज याद रखिएगा, i, j और k कंपोनेंट्स जो हैं उनका जो आगे वाला पार्ट है, कंपोनेंट है, उसका स्क्वायर करके होल का अंडर रूट, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। फिर लेमीज थ्योरम की बात करते हैं। लेमीज थ्योरम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज होती है, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे बेसिकली क्या आपको याद रखना है, 3 फोर्सेस दे रखे हैं। लेट्स सपोज आपके पास फोर्सेस या फिर आप इन जनरल बोले तो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको यहां पर इक्वेशन समझनी है लेमीज थ्योरम की तो हमेशा याद रखिए कि जो F1 का मैग्नीट्यूड है उसको आप डिवाइड करते हैं अगर साइन ऑफ कौन सा एंगल, जो इसके ऑपोजिट है, दैट इज θ1, वो किसके बराबर होगा बेटा, F2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल जो उसके ऑपोजिट है, दैट इज θ2, इज इक्वल्स टू F3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल विच इज ऑपोजिट टू दिस, दैट इज θ3। सो बेटा ये वाला जो इक्वेशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज व्हाट लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम को आप कूलम्स लॉ में डिफरेंट फोर्सेस अगर दिए होते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, वेक्टर्स अगर जो हैं फोर्सेस जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं एज अ ट्रायंगल की साइड्स, तो बेटा वहां पर भी आप लेमीज थ्योरम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स की। बेटा एक यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स। अब अगर आप एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उनको कभी भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बेटा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है, अगर इनिशियल, इफ द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट है यानी कि हेड और टेल सेम ही जगह पर आ गए, इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहा था खत्म जहां पे हो रहा है वो सेम ही जगह पर है, तो बेटा आपके पास वेक्टर्स क्या करते हैं, इफ द इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, देन इट इज अ जीरो वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज इंटरमीडिएट। ठीक है, देन आगे चलेंगे, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर आप हमेशा बहुत बार यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर हमेशा बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है किसको, डायरेक्शन को। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है बेटा, 1 रहता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रहती है, लेट्स सपोज ए अगर यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे चले तो वेक्टर्स में आपके पास आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, द नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन आर सेम।
इक्वल वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर पैरेलल है वो किसके, सेम लाइन के, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। देन आ जाइए कोप्लेनर वेक्टर्स में। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, दो और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स, टू और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दीज आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। अगर ये सेम प्लेन के पैरेलल हैं तो इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। फिर आ जाइए लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन, अगर कोलिनियर वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन है, आर नोन एज लाइक वेक्टर्स, व्हाइल दोज हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। जो कोलिनियर वेक्टर्स की बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उनको हम अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। फिर कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर्स इफ बोथ द वेक्टर्स हैव द सेम इनिशियल पॉइंट्स। नेक्स्ट आगे आ जाइए, आगे चलते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके टर्मिनेटिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं, विच आर हैविंग सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों सेम ही बात है, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं। a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो तो ये सेम आता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। लॉजिक गेट्स में भी यूज पड़ती है बेटा इनकी, जब हम आगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज पता चलेगी। फिर बेटा a प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस a करो, हमेशा आपके पास a ही आएगा। देन a प्लस माइनस a करोगे जीरो आएगा, माइनस a प्लस जीरो करोगे तो भी आपके पास जीरो ही आएगा। बेटा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा कम या फिर बराबर रहता है इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स को अगर आप ऐड कर रहे हो। बट अगर आप a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है अगर आप इंडिविजुअल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आई एम होपिंग दैट ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। बेटा अगर हम a और b वेक्टर को m या n स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप m एक स्केलर क्वांटिटी है उसको आपने a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बेटा दिस इज द सेम थिंग कि अगर आप a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर कर रहे हो। ठीक है, स्केलर को आगे लिखो पीछे लिखो, बात एक ही है, नथिंग इज चेंज्ड। बट अगर हम यहाँ पे बात करें m इंटू n इंटू a वेक्टर करें या n इंटू m इंटू a वेक्टर करें, अगेन बेटा बात सेम ही है, स्केलर टर्म को आप आगे निकाल लीजिए। अगर आप m प्लस n इंटू ए वेक्टर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बेटा आप देख सकते हैं आपका जो a वेक्टर है दोनों स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फर्दर आप m इंटू a प्लस बी कर रहे हैं तो अगेन बेटा आपके पास a और b वेक्टर के साथ m क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने आपके नोट्स में बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी फॉर्मूलाज डाल दिए हैं। बाई चांस अगर कभी आपको इसका भी यूज हो तो आप यहां से पूरे नोट्स पाते हैं, चाहे आप जेई एस्पिरेंट हैं चाहे आप नीट एस्पिरेंट है, कंप्लीट रिवीजन आपको वेक्टर्स का मैंने दे दिया है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो a क्रॉस ऑफ b डॉट ऑफ c को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। बेटा इसमें बेसिकली हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट को। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, अगर a क्रॉस ऑफ b क्रॉस ऑफ c कर रहे हो तो आपके पास बेसिकली a डॉट ऑफ c इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ बी इंटू सी आता है। और हमेशा बेटा याद रखना ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी कर रहे हो और ए क्रॉस बी को पहले सॉल्व करके क्रॉस ऑफ सी कर रहे हो तो ये बराबर नहीं है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सो आई एम होपिंग कि यहां तक आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एंड इसी के साथ बेटा जी हमारा वेक्टर्स का कंप्लीट रिवीजन होता है फिनिश। आई एम होपिंग आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा इस सेशन को। एंड नेक्स्ट बेटा मैं अभी वेक्टर्स का मैंने करवाया, अब मैं बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन लेकर आऊंगी आपके लिए कल ऑन द सेम टाइम। सो डोंट फॉरगेट टू सेट द रिमाइंडर्स, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन इफ नॉट डन येट, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। एंड बेटा छठ पूजा का ये जो ऑफर है इसमें जरूर से जाके आप विजेता फास्ट ट्रैक बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इसमें अगर आप महा प्रैक्टिस कॉम्बो की बात करें या फिर अगर आप एनबीटीएस की बात करें, अदर देन दैट अगर कुछ भी नहीं तो नीट रैंक बूस्टर बुक्स की बात करें तो बेटा इसकी भी प्राइस 900 रुपए आ रखी है इस टाइम पर, 50% ऑफ चल रहा है। यूजिंग द कोड प्रीत आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। #physics और आर्मी कमेंट सेक्शन में जरूर से
बताइएगा सेशन कैसा लगा, एंड विद रेड हार्ट्स जरूर से बेटा कमेंट सेक्शन को एकदम लालम लाल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।